ऐसे करने से बालों में कुछ होता है क्या? मुझे हमारे इंडिया में बाल टूटता है अंधविश्वास की वजह से। और वो अंधविश्वास पता क्या है? तेल। ये जो तेल है ना, इसने हमारे बालों का सत्यानाश कर तो तेल ना लगाएं। बाल सफेद जो हो चुके हैं वो काले कैसे हों? और इसको रोज करो। मैं पता है क्या बोलता हूँ, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। जी मैं आपको बताऊं, हाँ। जैसे आपकी नाक मेरी नाक नहीं मिलती, बिल्कुल। ऐसे आपके बाल भी नहीं मिलते, मेरे बाल भी नहीं मिलते। आपने ये जो शब्द नाई यूज किया, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव की जरूरत है। लेकिन आज भी इस प्रोफेशन में आने से लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटा प्रोफेशन है। ऐसा क्यों है? ये अभी भी क्यों नहीं बदल पा रहा है? हमारी कंट्री का कल्चर है, हमारी कंट्री का ये कास्ट सिस्टम है ना, आई थिंक उसने इस प्रोफेशन को थोड़ा बहुत लो ग्रेडेड दिखाया हुआ है। तो मुझे दो ही समाज के खासतौर पर लोग मिलते हैं, एक तो श्रीवास समाज, जैसे नाई समाज एक तरीके से कह दिया जाता है, दूसरा मुस्लिम समाज। मैंने कभी सवर्ण नहीं देखा, शायद कोई अदर ओबीसी भी नहीं देखा। ऐसा क्यों है अभी भी? मुस्लिम इसको बहुत, इस प्रोफेशन को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये मोस्टली मुस्लिम कहाँ से निकल रहे हैं? शैम्पू और टूथपेस्ट में डिफरेंस क्या है? दोनों में केमिकल है। आपके कभी किसी के दांत टूटे? पहली बात तो ये जितना जो चला गया बाल, वो कभी वापस नहीं आता। ये सारे चल रहे हैं ना फालतू में, तेल के ऐड चल रहे हैं, बाल वापस करो, बाल वापस आएंगे, बाल, ये सब नॉनसेंस है। नंबर 2, अगर चला गया है, साबुन यूज करते हैं बचपन से, बिल्कुल। आपने देखा होगा, आपकी कभी आईब्रो सफेद नहीं होती, लेकिन आपके बाल ये वाले सफेद होते हैं। ये पता क्यों? जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। और ये सवाल मैं उस व्यक्ति के सामने रखने वाला हूँ जिसके हाथ जब किसी के सुंदर से बालों पे पड़ जाते हैं तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। मेरे सामने मौजूद हैं देश के सबसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब सर। नमस्कार, क्या हाल है? एकदम बढ़िया सर। राष्ट्रपति भवन में जन्म, उसके बाद में पूरे देश पर राज करना, अब तो आप विदेश में भी पहुंच चुके हैं। भारत इतना बड़ा है, विदेश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी जो लाइफ है ना, अगर हम लोग उसको डिवोट करते हैं सर भारत के लिए, इंडिया के लिए, आई थिंक वी कैन रूल। तो इसके बियॉन्ड सोचो मत। हम लोग सोचते हैं लंदन जाना है, क्या दिल्ली रहो ना। हम लोग सोचते हैं पेरिस जाना है, बॉम्बे रहो ना। क्या सोचते हैं दुबई जाना है, कलकत्ता रहो ना। भाई इंडिया के 4 कोने जो है ना, वो आपको पता नहीं कितना बड़ा कर सकते हैं। आपने हेयर स्टाइलिस्ट बनने का सोचा, इसके पीछे क्या रीजंस थे? हेयर स्टाइलिस्ट बनने का सोचा नहीं, मेरा डीएनए है। देखो हमारे पास 100 साल की लेगेसी। ये प्रोफेशन मेरे दादा ने शुरू किया था। ये शुरू होता है 1905 में। उसके बाद मेरे फादर ने इसको टेक ओवर किया। उसके बाद में मैंने टेक ओवर किया फोर्सफुली। उसके बाद में अब मेरा ऑफ कोर्स माय नेक्स्ट जनरेशन अनोश विल टेक इट ओवर। तो हमारे पास लेगेसी जो 100 साल की है, शायद दुनिया के अंदर ये नाई की लेगेसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और वो कहाँ पर है? इस कंट्री में है। आपने ये जो शब्द नाई यूज किया, ये हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव की जरूरत है। लेकिन आज भी इस प्रोफेशन में आने से लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत छोटा प्रोफेशन है। ऐसा क्यों है? ये अभी भी क्यों नहीं बदल पा रहा है? हमारी कंट्री का कल्चर है, हमारी कंट्री का ये कास्ट सिस्टम है ना, आई थिंक उसने इस प्रोफेशन को थोड़ा बहुत लो ग्रेडेड दिखाया हुआ है। बट मैं सोचता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं, बालों के डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बन सकते हैं तो आप बालों के इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं तो बालों के साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक ही चीज़, वो पता क्या है? ज्ञान, एजुकेशन। अगर वो आ जाएगी ना, पूरी कंट्री चेंज हो जाएगी। और ये प्रोफेशन इतनी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला कि आपने हजारों लोगों को, कम से कम कितने, 10 या 20? हमने हजारों को नहीं, हमने लाखों लोगों को ट्रेन किया है। और काफी सारे आपके जो सैलून्स हैं उनमें काम कर रहे हैं। तो मतलब आपने हर हाथ को एक स्किल दिया है और ये स्किल लगातार देश में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मैं फिर से उस पॉइंट पे आऊंगा कि अभी भी मैं ये देखता हूँ, मुझे जब भी मैं किसी सैलून के यहाँ जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं जानने की कि आखिर वो व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस कास्ट से आ रहा है। मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। तो मुझे दो ही समाज के खासतौर पर लोग मिलते हैं, एक तो श्रीवास समाज, जैसे नाई समाज एक तरीके से कह दिया जाता है, दूसरा मुस्लिम समाज। मैंने कभी सवर्ण नहीं देखा, शायद कोई अदर ओबीसी भी नहीं देखा। ऐसा क्यों है अभी भी? आई थिंक पहले हम लोग बात करते हैं इस प्रोफेशन के बारे में। आई थिंक ये जो फिगर है ना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस फिगर के बारे में किसी ने सोचा नहीं है। इस भारत कंट्री के अंदर 3 करोड़ सालों चलती हैं, 3 करोड़। और एक सालों के अंदर 3-4 लोग तो काम करते होंगे। चलिए एवरेज मान के चलते हैं, चलिए
3 या 4 के बीच में काम करते हैं। तो आप सोचो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 10 करोड़ पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है। इतने तो किसान नहीं है, बिल्कुल, इतने तो पॉलिटिशियन नहीं है, इतने तो डॉक्टर नहीं है, इतने तो बॉलीवुड के स्टार नहीं है, इतने नहीं है। लेकिन वो सब लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं? एजुकेशन नहीं है। और एजुकेशन क्यों नहीं है? गरीबी है। तो जैसे वो पैदा होते हैं, जैसे थोड़े बड़े होते हैं, उनके फादर बाल काटते हैं तो उन्होंने बाल काटना सीख लिया, बाल काटना सीख लिया, और वो बालों के डॉक्टर नहीं बन पाए। तो अगर हम उसमें एजुकेशन डाल देते हैं, ये जो छोटा तबका है ना, ये भी ऊपर आ जाएगा। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। मुस्लिम इसको बहुत, इस प्रोफेशन को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये मोस्टली मुस्लिम कहाँ से निकल रहे हैं? ये वेस्टर्न यूपी से निकल रहे हैं। तो आप देखेंगे जितने हेडर्सर हैं, जैसे मैं भी वेस्टर्न यूपी का पार्ट हूँ, तो जितना भी पूरे इंडिया में जितना हेडर्सर या नाई काम करता है, वो सारा वेस्टर्न यूपी से आता है, बिहार से आता है, राजस्थान से आता है। मतलब ओनली ये 3 स्टेट है ना जो बाल काटने वालों को पैदा करती हैं। इसको राजस्थान में बोलते हैं सेन समाज, इसको यूपी में बोलते हैं सलमानी समाज, और इसको बिहार में बोलते हैं ठाकुर। तो ये लोग सारे बाल काटने वाले हैं, लेकिन इनके फोर फादर बाल काट रहे हैं। तो जो नई जनरेशन है उन्होंने इस प्रोफेशन को लिया नहीं है। पर मैं मानता हूं कि अगर कोई इसको दिखा दे दुनिया को कि हमसे छोटा कोई नहीं है, सॉरी हमसे बड़ा कोई नहीं है, आई थिंक लोग इसको प्रोफेशन को लेना शुरू करेंगे, और शायद ले रहे हैं। क्योंकि जब मेरे फादर ने इस प्रोफेशन को शुरू किया था, कौन इस प्रोफेशन को लेता था? औरतें, जिसको वो चाहते थे घर के अंदर कोई एक्स्ट्रा पैसा आ जाए और उनको फैमिली को सपोर्ट करे। लेकिन अब जब हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो पहले का जो 30 साल पहले स्कूल थे और आज के स्कूल में इतना डिफरेंस है। आज के लोग इसको प्रोफेशन लेके चल रहे हैं। बट अगर साइज देखता हूं, वो साइज का जो नंबर है ना, उतना बड़ा नहीं है अभी। बट आई थिंक विद द टाइम ये नंबर बहुत ग्रो करने वाला है। क्योंकि मुझे एक वाक्य याद आता है, कोविड के दौरान मेरे दिमाग में था कि अब कुछ करियर को चेंज किया जाए, या तो बिजनेस में जाया जाए या फिर मैं कुछ और करूं, प्रोफेशनल लाइफ में जाऊं। तो मेरे दिमाग में 2 ही चीज़ थी कि एक या तो मीडिया का कुछ करता हूं, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा, क्योंकि मुझे शुरू से खूबसूरत दिखने की बड़ी चाहत है। नहीं, बट आपने आपको क्यों बोल रहे हैं? दुनिया का हर इंसान अच्छा दिखना चाहता है। करेक्ट। पता उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सिंपल बताता हूँ। जब सुबह सो के उठते हैं ना, हम लोग कुछ नहीं करते। ये घर के अंदर जो शीशा लगा है ना, सबसे पहले वहां जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं? बालों का रोमांस, बाल संवारते हैं। तो इसका मतलब पता क्या होता है? दिन की शुरुआत बाली तो है, करेक्ट, और रात को सोने से पहले फिर क्या किया? दोबारा शीशे पे गए और अपने आप को देखा, क्योंकि हम लोग अच्छे सपने लेना चाहते हैं, हम एक ड्रीम वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। तो दिन की शुरुआत भी बाल ही है और रात की शुरुआत भी बाल है। तो आप सोचो कि ये जो बाल है ना, ये आपको बनाता है ह्यूमरस, ये आपको बनाता है हैप्पी, ये आपको बनाता है डिप्रेस। क्योंकि अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो अच्छा दिन है, और अगर आप बुरे दिख रहे हैं तो बुरा दिन है। तभी मैं इसको पता क्या बोलता हूँ? ये बालों का डायमंड है, ये डायमंड, ये हेयर डायमंड है ये। क्योंकि आपने अभी जो कहा ना, रात को जाने की, मेरी आदत है, मैं सुबह जब उठूंगा तो बाल संवारूंगा। रात को सोते समय एकदम बाल ऐसे होने चाहिए जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मेरे डैडी कभी कभी टोकते हैं, अरे तेरे को रात को कौन देखने आ रहा है? तो मैंने, अगर कोई आ गया तो बता के थोड़ी आएगा। तो ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन मैं इस जगह पे आना चाहिए कि मैंने एक सोचा था कि मैं भी एक हेयर सैलून खोलता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट मुरैना में कुछ ऐसा खास नहीं था, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कास्ट है। ट्रेन स्टाफ ऑल्सो, और कास्ट सबसे पहले आया। क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ जहां मैंने किसी को नहीं देखा सर कि इस फील्ड में कोई आया हो। औरतें आती हैं तो वो ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं, तो वो उनके लिए तब भी एक सम्मानजनक स्थिति बन जाती है। लेकिन ब्यूटी पार्लर, उसमें ब्यूटी शब्द ऐड हो गया। लेकिन जब भी कोई एक लड़का खड़े होने की कोशिश करता है कि वो एक हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा, तो सीधे कहा जाता है ये क्या बाल, नाई का काम कर रहा है, तू फलाना है, तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू वैश्य है, तू कैसे कर सकता है, हमको ये शोभा नहीं देता है। तो छोटा काम है, इसको छोटा काम मान लिया जाता है। लेकिन आपने जब इस फील्ड को एक नई जान, एक नई ऊर्जा, नई ऊंचाई पहुंचाई, तो मुझे लगता है कि अब ये समाज में चीजें चेंज हो रही। तो क्या अनुभव रहते होंगे जब ये कैसे कोई आता होगा आपके पास कि सर आपकी वजह से हमने एक बड़ा स्टेप उठाया? देखिए, जब मैंने इस प्रोफेशन को शुरू किया था, मैं बात कर रहा हूँ मे भी 30 साल पहले, क्योंकि मेरी एजुकेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसको बड़ा सोच के लिए। ठीक है, तो जब मैंने अपना मास्टर खत्म किया फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर फ्रॉम JNU, मुझे फोर्सफुली मेरे फादर ने लंदन भेजा कोर्स कराने के लिए। फोर्सफुली, मैं सीधी बात बोलूँगा।
क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मैंने क्यों नहीं सोचा, बिकॉज जो आपने बोला है वो मेरे दिमाग में था। मैंने करते तो नाई का काम है ना, लेकिन जब मैं वहां जाता हूँ, वहां जाके मैंने देखा कि प्रोफेशन तो बहुत बड़ा है, इसमें तो इतना ग्लैमर है, इसमें तो इतना स्टाइल है, इसके अंदर तो इतना पैसा है। तो जब मैं वापस आता हूँ, अगर मैं अपने फादर को फॉलो करता, हो सकता है कि वो जो एक्सटेंशन था बिजनेस का या प्रोफेशन का, वो इतना ग्रो नहीं कर सकता। अब इसको ग्रो कराने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्किल। क्योंकि आप जितनी अच्छी सालों बना लो, जब तक हाथों में पावर नहीं है, वो सालों बेकार है। अब वो स्किल लोगों को कहां से लेके आएंगे? हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले अपनी एकेडमी शुरू की। अगर आज मैं 70-80 एकेडमी चलाता हूं, जहां हम लोग हर साल 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं, इसका मतलब ये कि मैंने नर्सरी क्रिएट कर ली और उन लोगों को मैंने बालों का डॉक्टर बना दिया। बिल्कुल। उसकी वजह से मुझे इसको खोलना आसान हो गया। तो जो नई चीज मैंने शुरू की, जो मैंने मेरे फादर की ईरा थी, जैसे आपने ब्यूटी पार्लर का नाम बोला, देखिए जब मेरे दादा काम करते थे, इसको बोलते थे बहुत साफ सुथरा काम करता है, ये लैंग्वेज बता रहा हूं। जब मेरे फादर काम करते थे, ब्यूटी पार्लर का काम था, तो वो क्या था कि बस फ्लिक्स या 2-3 स्टेप डाल दिए। लेकिन ये तो एक तरह का लाइफस्टाइल है, बहुत बड़ा एक तरह का लाइफस्टाइल है। उसके अंदर लाइफस्टाइल को पढ़ाने के लिए, ग्रो कराने के लिए, आगे ले आने के लिए एजुकेशन डालनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं आजकल के लैंग्वेज में स्किल इंडिया। मैं तो स्किल इंडिया नहीं बोलूंगा, मैं तो स्किल 9 मैं तो 30 साल से कर रहा हूं। 30 साल से। अगर आज 10,000 लोग ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग 10,000 लोग की घर में जॉब दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये तो डायरेक्टली है, लेकिन उनके साथ कितने लोग जुड़े हैं, तो आप सोचो 10,000 50,000 बन जाता है। तो भगवान ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, वो पता क्या बोला है? कैंची लेके जाओ और अपना काम करके वापस आ जाओ। तो मैं वही कर रहा हूं। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पिताजी दादाजी ने राष्ट्रपति भवन में काम किया, आपका तो खुद का जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ है, कभी सोचा नहीं कि मैं बॉलीवुड का एक बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट बनूं या मैं राष्ट्रपति भवन को ही ज्वाइन करूं? लेकिन आप आए धरातल पे, आप गांव गली मोहल्ले तक पहुंचे, हर जगह जावेद हबीब सैलून लिखा हुआ। जब मतलब ये सपना कैसे सोच लिया, कैसे उसको बुना? ये सपना पता कब आया? जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया। अब देखिए, अगर कोई फीमेल रहती है, अगर आपके गांव में रहती है, आपके टाउन में रहती है, वो दिल्ली नहीं आ सकती कोर्स करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपके गांव में जाता हूँ लोगों को पढ़ाने के लिए कि क्यों डॉक्टर की सोच रहे हो, डॉक्टर बनने का, आप बालों का प्रोफेशन लो ना। क्योंकि बाल काटना एक साइंस है जो किसी ने नहीं बताया। हर आदमी क्या बोलता है, ये तो एक आर्ट है। आर्ट पता कब तक होता है? जब उसके अंदर एजुकेशन या ABCD नहीं आई है। जिस दिन इसमें ABCD आ गई ना, इट बिकम ए साइंस। तो मैं लोगों के पास जाता हूं। जब मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारा क्राउड आ रहा है सीखने के लिए, इसका मतलब कि दे आर हंग्री, दे वांट टू लर्न। इसका मतलब ये है कि उस सिटी के अंदर पोटेंशियल है। तो मैं क्या करता था? सबसे पहले मैं करता था ज्वाइंट वेंचर। स्टूडेंट तो मिल गए मुझे काम करने वाले। क्या बोलता, सिंपल यार, एक काम करो ना, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सालों खोलते हैं, ऑपरेशन में हैंडल करूंगा, क्योंकि ऑपरेशन कोई नहीं जानता था। इसी तरीके से ये एक तरह का वायरस की तरह फैल गया। हमें आज 125 सिटीज, आज 26-27 स्टेट्स, आज 3 से लेकर 4 मिलियन हेयर कट। किसी ने कभी सोचा था कि एक नाई के काम के अंदर इतनी पावर आ सकती है? इतनी पावर। लेकिन सिस्टम लेके आए। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको सिस्टम चाहिए ना, आपको SOPs चाहिए। मैंने SOPs क्रिएट किए, मैंने एजुकेशन के SOPs क्रिएट किए। इनफैक्ट जब स्किल इंडिया बन रहा था, सिलेबस कहां से आएगा? लंदन का सिलेबस तो यहाँ चल नहीं सकता, बिकॉज तो भारत है। सिलेबस तो मैंने बना के दिया। ये कितने लोग जानते हैं? सो जो हमारा स्किल इंडिया का जो इस प्रोफेशन का जो सिलेबस है ना, ये भी हमने बना के दिया हुआ है, ये मैंने बना के दिया हुआ है। जब इंडिया में आपने एक तरीके से, मैंने आपको एक जगह सुना कि हर एक का बाल अलग अलग होता है, हर एक के बाल अलग तरीके से, और इंडियंस के बाल मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सबसे अलग है। सर जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी नाक मेरी नाक नहीं मिलती, ऐसे आपके बाल भी नहीं मिलते, मेरे बाल भी नहीं मिलते। तो अगर दुनिया के अंदर 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया में 800 करोड़ जैसे नाक है और बाल है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। करेक्ट है कि वो बोलते हैं सिर्फ दुनिया में 3 तरह के टेक्सचर होते हैं। अबे नाक तो किसी का मिलता नहीं, बाल कैसे मिलेगा? बाल कैसे मिलेगा? इंडियंस के बाल थोड़े अलग होते हैं, और इंडियंस की एक मतलब हम कैसी भी, मतलब स्किन हमें कैसी भी पसंद हो, कोई गोरा, ज्यादातर हम गोरे होना पसंद करें, लेकिन बाल सबको काले चाहिए। साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वो पूरी दुनिया में हम ये मानते हैं कि सबसे खूबसूरत बाल हमारे ही हैं, इंडियन काले और लंबे, घने बाल।
मैं एक चीज जाना कि यूरोपियंस के जो बाल होते हैं वो कभी कभी यूरोप के लोगों से आप मिलते होंगे कि वो लोग कहते हैं कि हमें बाल काले ही पसंद है, हमें कभी नहीं पसंद, मतलब इंडियंस को कभी नहीं पसंद। सर जी, गोरे को काला पसंद है, काले को गोरा पसंद है। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे उनको काले बाल पसंद है, हम सबको ब्लॉन्ड बाल पसंद है। तो आई थिंक ये ना ये थिंकिंग है सच्ची। पर इंडियन बाल और यूरोपियन बाल में डिफरेंस बहुत बड़ा है। जैसे कि इंडियन बाल होते हैं वो मोटे होते हैं, इंडियन बाल होते हैं वेवी होते हैं, यूरोपियन बाल बिल्कुल सीधे होते हैं। और यूरोपियन बाल आपने कभी लंबे देखे नहीं होंगे, जबकि इंडियन बाल आप लंबे देखेंगे। इवन मैंने कर्ली हेयर भी बहुत कम देखे हैं यूरोपियन। कर्ली बाल आपको अफ्रीका में मिले, अफ्रीका में, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो लंबे बाल तो होते हैं लेकिन बिकॉज बालों में कर्ल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो लेकिन जब आप उसको वॉश करेंगे ना, बाल लंबा नजर आएगा, जैसे ड्राई करेंगे वो श्रिंक होकर आधा बन जाएगा। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बाल इतने येलो कैसे है? कलर है कि या कुछ और है? एज है। एज है। नहीं, बट आई थिंक उनके बाल डेफिनेटली ब्लॉन्ड साइड में ज्यादा है। वो जब उसका कलर निकल जाता है विद एज तो वो ब्लॉन्डिश ग्रे नजर आते हैं, तो वो एज है। मैं सोचता हूँ कुछ कलर का, आई थिंक वो एज है, उसमें थोड़ा बहुत कलर भी हो सकता है। सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आदमियों के बाल सबसे जल्दी क्यों झड़ते हैं? झड़ने का एक ही पूरा एक फॉर्मेट है, यहाँ से जाता है पूरा ऐसा, कहते हैं चांद खाली हो गई है, ऐसा क्यों होता है? औरतों के बाल दोनों के होते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ बाल कम होते तो जल्दी नजर आता है, वहां बाल लंबे होते नजर नहीं आता। हाँ। दो होते दोनों के। हमारे इंडिया में बाल टूटता क्यों है? आई थिंक ये सुनने वाली बात है। हमारे इंडिया में बाल टूटता है अंधविश्वास की वजह से। अब वो अंधविश्वास पता क्या है? तेल। ये जो तेल है ना, इसने हमारे बालों का सत्यानाश कर दिया। तो तेल ना लगाएं। तेल, हमारी बॉडी ना ग्लोब है, इसमें सब कुछ है, इसमें सारे केमिकल हैं, इसमें सारे ऑयल हैं, तो हमें तेल चाहिए क्यों? तेल क्या है? एक तरह का मॉइस्चराइजर है बस, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन उसको लगाने का तरीका सीखना पड़ेगा। अब आप बोल दो कि ये वाला तेल, ये वाला तेल, ये वाला तेल, तेल होता है। तो अगर आप किचन में तेल यूज कर सकते हैं तो बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं। तो एक वही तेल किचन के अंदर इंटरनल काम कर रहा है, वही तेल बाथरूम के अंदर एक्सटर्नल काम कर रहा है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि तेल का रोल है क्या। देखिए, तेल है मॉइस्चराइजर। इंडिया के अंदर हार्ड पानी, बर्मे का पानी, ट्यूबवेल का पानी, ये हार्ड पानी है, हमारे बालों की शाइन निकाल देता है। जो शाइन निकाल देता है, शाइन वापस कैसे लेके आएंगे? जैसे आपने बताया, इंडिया का कल्चर क्या है? लंबे घने शाइनी बाल। तो वो तेल वापस डाल के वो शाइन लेके आते हैं। लेकिन जो शाइन लेके आते हैं, सत्यानाश करते हैं बालों का। क्योंकि जैसे आपने तेल स्कैल्प पे लगाया है ना, हमारे जो स्कैल्प के जो मॉलिक्यूल हैं, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। और जब ब्लॉक कर दिया, हमारे बाल ब्रीथ नहीं कर पाए। तभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रे बाल है, तभी इंडिया के अंदर बाल सबसे ज्यादा झड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? अंधविश्वास, इंडिया का, भारत का तेल का यूज। तो कभी रात को तेल मत लगाना, कभी रात को तेल मत लगाना, और कभी रात को तेल मत लगाना। और तेल कब लगाएंगे? शैम्पू से पहले। तेल कब लगाएंगे? धोने से पहले। तेल कब लगाएंगे? साबुन से पहले। तो साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन तेल पहले लगाओ, हम लोग बाद में लगाते हैं। जैसे कि मेरा रूटीन ये है कि मेरी उम्र 28 साल हो गई, मैंने कभी शैम्पू नहीं लगाया। मैं कोई भी साबुन यूज करते हो? साबुन लगाता हूँ सिर पे, और फिर उसके बाद सीधे नहाने के बाद तेल लगा लेता हूँ। ये मेरा रूटीन है और पिछले कई सालों से यही चल रहा है, 28 साल से यही चल रहा है। तो शैम्पू लगाऊं या ना लगाऊं, फिर आप जो कह रहे हैं कि तेल नहाने से पहले लगा लो। देखिए, एक वर्ड बोलता हूं, जैसे कहते हैं ना स्वच्छ इंडिया, मैं कहता हूं स्वच्छ बाल। अगर स्वच्छ बाल होंगे ना, जब तक जिंदा है ना, बाल नहीं टूटेंगे। और एक चीज दिमाग में डाल लो, भगवान ने आपको ना बालों के साथ भेजा है, और भगवान आपको वापस बुलाएगा बालों के साथ। तो उसने जैसा भेजा है ऐसे वापस जाना है। तो बाल नहीं टूटने चाहिए। और बाल कैसे नहीं टूटेंगे? सिंपल वर्ड है, स्वच्छ हेयर। मतलब बालों को रोज धो कैसे? शैम्पू से धो लो, क्या बुराई है? साबुन से धो लो, क्या बुराई है? लेकिन धुलना जरूरी है। लेकिन शैम्पू से जरा डर लगने लगा। किस चीज का डर? किसने क्रिएट किया डर? ये किसने डर क्रिएट किया? अच्छा, बहुत सिंपल आंसर है। हाँ। शैम्पू और टूथपेस्ट में डिफरेंस क्या है? दोनों में केमिकल है। आपके कभी किसी के दांत टूटे? टूथपेस्ट और शैम्पू दोनों में केमिकल, ठीक है। अगर टूथपेस्ट से हम दांत साफ करते हैं दिन में 2 बारी, बाल तो टूटते नहीं, सॉरी दांत तो टूटते नहीं। तो अगर मैं शैम्पू दिन में 1 बारी कर लेता हूं तो मेरे बाल कैसे टूटेंगे?
लेकिन ये सर इसका मतलब पता क्या हुआ हाँ। कि ये जो केमिकल का डर है ना, हाँ तो हम पानी की बोतल पीते हैं ना तो उसमें केमिकल नहीं है, ठीक है। आप टूथपेस्ट करते हैं उसमें केमिकल नहीं है क्या? अच्छा, और एक सिंपल आंसर बताता हूँ। साबुन यूज करते हैं बचपन से, बिल्कुल। आपने देखा होगा आपकी कभी आईब्रो सफेद नहीं होती, लेकिन आपके बाल ये वाले सफेद होते हैं। ये पता क्यों? हाँ। क्योंकि ये धुलता रहता है, ये धुलता नहीं है। देखा कितना सिंपल आंसर है इसका? इसका मतलब क्या है, स्वच्छ बाल जो है ना वो हमारी हेल्दी हेयर है। तो शैम्पू कोई भी यूज कर सकते हैं? शैम्पू होता है, महंगा शैम्पू, सस्ता शैम्पू, केमिकल के बालों का शैम्पू। तो शैम्पू होता है। हमें शैम्पू करने का तरीका आना चाहिए। अब वो तरीका क्या है वो कोई नहीं सिखा रहा। हर आदमी पता क्या बोलता है, मेरा शैम्पू लो सबसे अच्छा। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। हाँ, पहले बाल गीले करो, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके, उसके बाद में यूज करो तेल। ओके। तो कौन सा तेल यूज करोगे? भारत का तेल, सरसों का तेल। लेकिन चंपी मत करना। हम लोग क्या करते हैं, चंपी करते हैं ना, स्कैल्प में नहीं करना, चंपी नहीं करनी, बस सीधे सीधे ऐसे लगाएं, ऐसे। हमें चंपी नहीं करनी। हमें क्या करना है, बालों पे मॉइस्चराइजर लगाना है। ठीक। तेल क्या है? मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो पहले बाल गीले किए। बाल गीले क्यों किए? आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता है, ये आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं है। अच्छा। ठीक है, सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता है। जब आप कंडीशनर लगाते हो ना, बाल गीले होते हैं। सोप लगाते हो, बाल गीले होते हैं। शैम्पू लगाते हो, बाल गीले होते हैं। तो तेल लगाते हुए बाल ड्राई क्यों होते हैं? इसका मतलब क्या है, हर चीज का आंसर क्या है, सबसे पहले उसको गीला होना जरूरी है। तो पहले हम बालों को गीला करते हैं। और कौन सा पानी यूज करते हैं? गुनगुना पानी, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। फिर हमने इस पे लगाया तेल, और सबसे अच्छा तेल भारत का तेल, सरसों का तेल लगाओ। उसके बाद में कंघा कर लो या ब्रश कर लो, 5 मिनट वेट करो और फिर इसको धो दो। अब धोएंगे कैसे? शैम्पू, सोप। आपको क्या पसंद है? आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो शैम्पू मत करो, साबुन कर लो। लेकिन दोनों चीज कर सकते हैं। और इसको रोज करो। मैं पता है क्या बोलता हूं, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता, किसी का बाल नहीं टूट सकता। जब तक हम जिंदा है ना, बाल रहने वाले हैं। क्योंकि एक चीज और है सर, आजकल टाइम नहीं, हम बॉम्बे में बैठे हैं। जब बाल टूट जाते हैं तब तो टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाते हो। करेक्ट। तो अभी टाइम क्यों नहीं निकाल रहे? और मैंने क्या बोला है, जो मैंने आपको 5 मिनट चाहिए मुझे, 5 मिनट चाहिए। तो आपके लाइफ में 5 मिनट नहीं है अच्छा, आपके बालों के लिए। और फिर नहाने के बाद तेल ना लगाएं। तेल लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ हमारी बॉडी ऑयल को निकाल रही है। सर वो सूखे अलग से आप अजीब से फॉलो दिखते तो हैं। करो। अच्छा। आप ये फॉलो तो करो। आप ये फॉलो करोगे ना, आपको डिफरेंस खुद ही पता चलेगा। और मैंने इसको अच्छा नाम दिया है, इसको मैंने नाम दिया प्री कंडीशनिंग। अगर आप प्री कंडीशनिंग रोज करेंगे ना, किसी का बाल नहीं टूटेगा। लेकिन रोज ये कंडीशन है, मुंह धोते हैं रोज, नहाते रोज हैं, दांत वॉश करते हैं रोज, तो बाल भी रोज वॉश करो, बिकॉज ये बॉडी का पार्ट ही तो है। तो मैं हर बॉडी के पार्ट को तो धो रहा हूं, तो बालों को क्यों नहीं वॉश कर रहा मैं? और एक चीज और है सर, आदमी लोग तो रोज धोते हैं, औरतें नहीं धोती, भैया ज्यादा धोएंगे तो टूटेंगे। सर जी, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, अंकल हो, आंटी हो, इंसान हो, बाल धो लो। इवन कई महिलाएं तो सर मैंने ऐसी देखी, गर्मियां बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन सिर पे पानी डालें, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो बाल झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। नहीं, उनके बाल तो ऐसे ही टूट रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि वो धो नहीं पा रहे। देखिए, इंडिया में डस्ट बहुत है। हाँ, इंडिया में पोल्यूशन बहुत है। और ये पोल्यूशन डस्ट है ना, और जब पसीने में मिलता है ना ये, तो ये ना रूसी क्रिएट कर लेता है। और रूसी क्या है? बालों का पॉइजन है। तो जब तक रूसी निकलेगी नहीं तो बाल तो ग्रे होगा। जब तक रूसी निकलेगी नहीं तो बाल तो टूटेगा। तो मुझे फॉलो कर लो ना, क्योंकि मैं तो कुछ बेचा नहीं, ना मैंने कोई हर्बल शैम्पू बेचा, ना मैंने कुछ ऑयल बेचा। मैं पता क्या बोल रहा हूँ, ज्ञान ले लो मुझसे, जो यूज करना कर लीजिए। 100 साल की लेगेसी है। 100 साल की लेगेसी नहीं है, मेरे होते हुए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। आज हम बाल की खाल निकाल रहे हैं विद जावेद सर। एक चीज और जाना जी सर, यहाँ से बाल क्यों जाते हैं? सबसे पहले मेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से बाल फॉलो करो ना, प्री कंडीशनिंग नहीं जाएगा। पक्का गारंटी। और जा चुका है तो? हाँ, जा चुका है तो उसका भी आंसर सुन लेते हैं। बताइए। पहली बात तो ये, जितना जो चला गया बाल वो कभी वापस नहीं आता। ये सारे चल रहे हैं ना फालतू में, तेल के ऐड चल रहे हैं, बाल वापस करो, बाल वापस आएंगे, बाल, ये सब नॉनसेंस है। तो एक बार किसी का बाल चला गया तो बाल वापस नहीं आता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर चला गया है
घर के अंदर किचन के अंदर प्याज होता है ना, बिल्कुल, अनियन होता है ना, उसका जूस निकाल लो। उसका जूस निकाल के उसको तेल की तरह मसाज करो। तो मैं तेल से कह रहा हूं, तेल से मसाज मत करो, लेकिन अनियन जूस से मसाज करो। हफ्ते में 2 बार करो, आपको पता चलेगा उसकी जो झाल है ना बालों को निकाल देगी। तो ये अगर मैं ये कहूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे, अगर मेरी ये जो साइड का इतना गया है, शुरू करो ना, ये आ जाता है, सारे बालों पे लगाओ ना, सारे बालों पे लगाओ। लेकिन सिर्फ जो अनियन जूस होता है ना, वो सिर्फ 5 मिनट काम करता है। लेकिन मैं तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्रेश अनियन जूस निकालो, फ्रेश अनियन जूस, उसमें स्मेल आना चाहिए, उसमें आंखों से पानी निकलना चाहिए, झड़प कहते हैं, उसकी मसाज करो। और जो मसाज करेंगे ना, ये जो पानी निकलना ना यहाँ का, वो बालों को निकालेगा। ये मतलब फिर भी ये जानना भी चाहूँ कितने महीने और हो सकते हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त है सर, उसका जब तक जिंदा है ना, मैं आपके कोई महंगी चीज बता रहा हूँ, प्याज बहुत सस्ती, घर में खाने में लगा सकते हैं। तो मैंने भी क्या बोला, जो घर के अंदर खाने में है तो बाथरूम में क्यों नहीं जा सकता? तो मैं तो उसको बाथरूम में लेके आ रहा हूँ, तो रोज लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक चीज और जानना चाहूंगा सर, ये जो जब मेरे भी है, ये एक भौरी जिसे हम कहते हैं, गाँव देते हैं, भगवान की देन, ये भगवान की देन है, भगवान की देन है। तो इसमें जो हेयर कट जब होता है, अच्छा हेयर कट चाहिए, वो देखिए, कर्ली बाल भगवान की देन, सीधे बाल भगवान की देन, सफेद बाल ब्लॉन्ड बाल भगवान की देन। मतलब बालों का कलर जो है ना, वो भगवान की देन है, बालों का टेक्सचर वो भगवान की देन है, बालों की ग्रोथ भगवान की देन है। हम एज ए नाई उसको सिर्फ अच्छा काट सकते हैं बस। तो ये जो भवरा जो कह रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है कि आपके बाल ना चारों डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल खड़े रहते हैं, वो आपको पसंद नहीं आता। हाँ, वो पसंद नहीं आता, लेकिन उसके लिए अच्छा हेयर कट चाहिए, बस हेयर कट चाहिए। अच्छा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे मेरे एक रूममेट है, वो रोज सुबह हेयर ड्रेसर करते हैं, तो गरम गरम हवा जो जाती है, ड्राई लगाते हैं, ड्रायर, कोई बुराई नहीं है, बट मेरा मतलब मैंने ऐसा एक मिथ है कि इससे करने से बाल झड़ जाते हैं। सर प्री कंडीशनिंग कर रहे हो ना, रोज धो रहे हो ना, बालों के अंदर तेल लगा हुआ है, आप दिन में 10 बार ही करो। तो कंडीशन क्या अच्छे बालों की? रोज धुलाई। कंडीशन क्या है अच्छे बालों की? मेरे तरीके से धुलाई। रोज क्या है अच्छे बालों की? तेल लगा के धुलाई। ये फॉलो करते हैं। तो इसको करने से कोई नुकसान नहीं है? क्यों, तेल ही तो लग रहा है और हेयर के लग रहा है, और ये ड्राई करने से कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत। क्योंकि मैंने क्या किया, गीले बालों में देखिए होता क्या है, बाल ना जब सूखा होता है ना, बाल ऐसे बंद होता है। आपने देखा जब भी आप शैम्पू करते हैं, जब आपके बाल गीले होते हैं, रूखे नजर आते हैं, इसका मतलब कि बालों के क्यूटिकल खुल गए, और जब तक तेल इसके अंदर नहीं जाएगा, आपके बालों में तेल का कोई काम नहीं है। तो जैसे मैंने बालों को गीला किया, इसके क्यूटिकल खुले, इसमें तेल पेनिट्रेट किया, जैसे मैंने ड्राई किया, बंद हो गया, बाल हेल्दी हो गए। आदि ये हमें साइंस समझने चाहिए। तो अगर जैसे कि वुमेन्स के हेयर तो लंबे होते, तो वो हेयर ड्रायर चलाती, तो मुझे लगता है उनका कोई नुकसान होगा, लेकिन मेंस का तो डायरेक्ट स्कैल्प पे पड़ता है, कोई नुकसान कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बात तो ये कि मीडियम यूज करो हमेशा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी, हमेशा यूज करना मीडियम हीट। और सबसे बड़ा सवाल इस धरती का और इंडियंस के लिए, बाल सफेद जो हो चुके हैं वो काले कैसे होंगे, और ना सफेद हो इसके लिए क्या? ना सफेद हो, प्री कंडीशनिंग रोज करो, ठीक। बाल अगर सफेद हो गए, उस पर डाई करना शुरू करो, कलर करना शुरू करो, लेकिन सैलून जाके शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, घर में करते हैं पैसा बचाने के लिए, क्योंकि कलर के अंदर 2 केमिकल होते हैं। अगर आपने उसको उल्टा नीचे उसका अनबैलेंस कर दिया ना, आपके बाल टूटेंगे। आप पैसा बचाने के लिए घर पे कलर करते हो, जब बाल टूट जाते हैं फिर आप डबल पैसा यूज करते हो। तो मेरे एडवाइस ये है, केमिकल के साथ कभी घर पे प्ले ना करें, प्लीज गो टू अ सैलून। तो जो बाल, अगर मेरे बाल अभी काले हैं, मेरे सफेद ना हो, नहीं होंगे, आशीर्वाद दे रहे नहीं होंगे। तो भृंगराज, आंवला, शिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, ये सब चीजों का उपयोग हम करते रहे, तो ऑर्गेनिक चीजें, तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, कोई टाइम होना चाहिए। टाइम, अभी आपने मुझे बोला टाइम नहीं है, टाइम नहीं, आपके पास इनके लिए टाइम है। मैं पाउडर बना के लगा सकता। देखिए जब ये लोग यूज करते थे ना, टाइम था, टाइम नहीं है। मेरी मम्मी के पास, नानी के पास टाइम था, अब आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके पास अगर टाइम ही नहीं है, तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा भृंगराज होता क्या है। करेक्ट, बहुत लोगों को नहीं पता, बस किसी गूगल ने बता दिया कि भैया भृंगराज लगा लीजिए। हाँ, ये कर। तो सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो लड़कियां बाल स्ट्रेट करती हैं, इससे कोई खतरा? बुराई नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई बुराई नहीं। देखिए कोविड के बाद में ना हमारी हेयर ड्रेसिंग बहुत चेंज हुई है। कोविड के बाद में लोगों ने एक चीज रियलाइज किया कि हेयर ड्रेसिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, कोविड के अंदर जब हमारी दुनिया बंद थी ना 6 महीने के लिए, लोगों ने बालों को लंबा किया, लंबा नहीं किया, लंबा हो गया।
कोई काटने वाला नहीं था। काटने वाला अब वो उनकी लुक बन गई है। ठीक है, तो आपने देखा होगा दाढ़ी का फैशन बहुत ज्यादा हो गया कोविड के बाद में, क्योंकि वो 6 महीने अपने आप को शीशे में देखते रहे दाढ़ी के साथ में, उनको उसकी आदत पड़ गई। ठीक है, तो लंबे बाल हैं, रखो ना। अब लंबे बालों के अंदर स्टाइलिंग क्या करोगे? काट के कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? सिर्फ फ्लिक काट लेंगे। तो हमारे जो देसी बाल है ना, हमारे जो इंडियन बाल है ना, उसमें वेव होती है। ठीक है, इस वेव की वजह से हमारा फेस बहुत राउंडिश नजर आता है और बहुत जैसे होता है ना आंधी वाले बाल नजर आते हैं। तो अगर आप केमिकल कराएंगे वो स्मूथ हो जाते हैं, वो सीधे हो जाते हैं। और फैशन यही है, जो नया फैशन आया है ना, वो पता क्या आया? केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हाइलाइटिंग, जो सारे केमिकल है। लेकिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 25 सालों से, जावेद अभी नहीं, 25 सालों जाना पड़ेगा। और ये केमिकल हमारे बालों को ड्राई 100% करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी बोलती है ना, कभी नहीं होता। यू आर प्लेइंग विद अमोनिया, यू आर प्लेइंग विद मैग्नीशियम। तो हमारे बाल तो ड्राई होने ही है, लेकिन उसका तरीका क्या है? हमें अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए, और मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा पता क्या है? प्री कंडीशनिंग रोज करो, एंड मे बी वंस इन अ मंथ गो फॉर सम ट्रीटमेंट इन अ सैलून। ओके, इतना खर्चा तो अपन को करना तो पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अच्छा दिखना, कपड़े अच्छे पहनते हो ना, हाँ, जूते अच्छे पहनते हो, घड़ी अच्छी पहनते हो, चश्मा अच्छा पहनते हो, तो बाल अच्छे क्यों नहीं पहनते? बाल अच्छे क्यों नहीं पहनते? उसको तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। पैसा तो आप जितने अच्छे कपड़े पहन लो, अगर बाल नहीं है ना, सब बेकार है। जितने अच्छे डिजाइनर कपड़े पहन लो, अगर बाल नहीं है ना, सब बेकार है। तो सबसे अच्छा डिजाइनर चीज क्या है? आपका क्राउन है। क्राउन है, बाल। बिल्कुल सर। जब भी हम सैलून जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें कैसा हेयर स्टाइल चाहिए जो हमारे फेस पे बेटर। हम क्या करते हैं? भैया काट दे जैसा तेरे को ठीक लगे। वो फिर भैया आते हैं, कुछ भी करके चले जाते हैं। तो मुझे 3 तरीके के चेहरे होते हैं, ओवल, डायमंड, 3-4 तरीके स्क्वायर। तो किस चेहरे के लिए कौन सा बेस्ट ज्यादा लगता है? इसका कोई ऐसा इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए, जैसे किसी को कोई डिजीज हो गई, और वो डिजीज तो एक ही होती है, लेकिन किस प्रकार की डिजीज है वो सिर्फ डॉक्टर ही उसको बता सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बुकिश लैंग्वेज है। फेस शेप। और अगर कोई अच्छा हेयर ड्रेसर होगा, अगर अच्छा कोई एक्सपर्ट होगा ना, बालों के साथ बात करेगा, और बालों के साथ जब बात करेगा ना, तो स्टाइल खुद ही बन जाएगा। तो हमें चेहरा नहीं देखना चाहिए, हमें बाल देखने चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए लगभग क्या फीस होती होगी? एक जनरल सा। देखिए, हमने ना क्या किया, हमारी जो एजुकेशन है पूरी भारतीय है। दिल्ली का जो प्राइस है ना, वो ग्वालियर में नहीं चल सकता। ये बात सही। ठीक है, जो बॉम्बे का प्राइस है वो मेरठ में नहीं चल सकता। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट के अंदर, टियर 1, टियर 2, टियर 3। अच्छा, ठीक है, और मैंने इसको ना बहुत सिंपल तरीके से, देसी तरीका बना दिया कि जैसे आपने 10 हफ्ते का कोर्स किया, ओके, तो टियर 1 के अंदर जो मेरी फीस होगी वो होगी, चलो 8,000 रुपए पर वीक। तो अगर आपने इसको 8,000 का 10 हफ्ते का कोर्स किया, आप इसको मल्टीप्लाई करो बाई 10 वीक्स। ठीक है, ठीक है। अगर टियर 2 है, मैंने उसको 6 कर दिया। टियर 1 है, मैंने उसको 4 कर दिया। देखा कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तो मतलब फीस डिफाइन करती है वो टियर कौन सा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने इसमें भी ये अच्छा रहा कि जो मेट्रो सिटीज है, चलो ठीक है, वहां पर इंसान अफोर्ड कर पाएगा, छोटे शहर है वहां पर अफोर्ड नहीं। लेकिन एजुकेशन सेम है, एजुकेशन सेम है, सर्टिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है। ओनली प्राइसिंग इज डिफरेंट बिकॉज भारत के अंदर बार्गेनिंग बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे स्कूल में होता था कि ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, तो ए में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, बी में अच्छी नहीं। ऐसा हमारा जो सिलेबस है, हाँ, वो सिलेबस दिल्ली का भी सेम है, बॉम्बे का भी सेम है, और इवन मेरठ का भी सेम। कितने इंस्टीट्यूट है हमारे देश भर में? हमारे पास 70 चलते हैं। 70। और हेयर सैलून हमारे पास फ्रेंचाइजी लीगल 1000, इलीगल 1 लाख। मुझे तो लगता है आपके करोड़ों में होंगे। आप तो सीख के बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। अगर मेरी सीखने की वजह से उनका घर अच्छा चलता है, ये कितनी खुशी की बात। तो मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं सोचो कि यार ठीक है ना, देखिए जो मिलना है मिलना वही है। आपने अब तक सबसे महंगा हेयर कट कितने का किया? हेयर कट महंगा नहीं होता। हेयर कट आई डोंट नो, ये आप सबको कैसे डिफाइन करते हैं हेयर कट महंगा कैसे होता है। मेरा मानना ये है कि इस चेयर पे जो बैठ जाए उसको फील करा दो कि जो उसका आज हेयर कट हुआ है, इससे अच्छा हेयर कट नहीं होगा, और इससे अच्छी क्वालिटी का हेयर कट नहीं होगा। अब उसका प्राइसिंग आप खुद डिसाइड कर दीजिए। तो मैं बोलूँ 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, मनी हैज नो वैल्यू। वो जो क्लाइंट है ना, जब स्माइल देकर आपको निकलता है ना, कितना अच्छा लगता है। तो आई थिंक प्राइस क्या है? स्माइल। अगर मैं जानना चाहूँ, आप बताना चाहें, तो बॉलीवुड सेलेब्स कौन से ऐसे रहे जिनने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि अरे जावेद सर आपके हाथों में तो जादू है? जादू नहीं है जावेद के हाथों में, जादू नहीं है, रोमांस है। वो ना बालों के साथ प्ले करता है। वो बालों के जैसे ना
वो लोग क्या बोलते हैं, लकीरें देख के आप भविष्यवाणी करते हैं ना, मैं बालों को टच करके पूरी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मतलब ये उसका पागलपन है, ये उसका रोमांस है, ये उसकी साइंस है। तो आई थिंक फिल्म स्टार पता क्या होता है, दे आर द मोस्ट फसीस्ट पीपल। देखिए उनका रीजन क्या है, उनकी जो लुक है ना, वो इनकी मार्केटिंग है। सही बात। एंड सर जितने भी हमारे फिल्म स्टार हैं, उनकी अपनी टीम होती है, उनका अपना पैनल होता है, उनके पास एक हेयरड्रेसर होता है, एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, एक जिम वाला होता है, एक डाइटिशियन होता है, उनकी पूरी टीम होती है। तो आजकल के जो फिल्म स्टार है ना, वो पूरी टीम के साथ काम करता है, तभी उसके जो एंड रिजल्ट है ना, वो अच्छा नजर आता है। तो सब सेम है, सब अच्छे। कभी आपने जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं भी राष्ट्रपति भवन में ही जाऊं? नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। मैंने क्या बताया, हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ एक दिन की है, कल क्या हुआ है मुझे याद नहीं है। तो हाँ, मेरे दादा वहाँ काम करते थे, मेरे दादा वहाँ पर नाई का काम करते थे, और मेरे दादा वहाँ पर पता कब से कब तक थे, फ्रॉम 37 टिल 72, मतलब ही वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स। तो जब राष्ट्रपति भवन बना था, मेरे दादा ने ज्वाइन किया इन गवर्नर हाउस, बिकॉज उसको पहले हम लोग गवर्नर हाउस का, और जब वहां से निकले हैं तो वो था हमारा प्रेसिडेंट हाउस। तो मेरा 9 साल वहां गुजरा है। आई थिंक आई वाज बोर्न एंड देन 72 के अंदर हम लोग वहां से मूव आउट होते हैं। मेरे फादर को जॉब मिल रहा था, मेरे फादर ने उस जॉब को लिया नहीं, बिकॉज मुझे लगता कि वो जो एक स्टेट है ना, उससे बाहर आना चाहते थे। 40 साल उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। आई थिंक लाइफ उससे भी बड़ी हो सकती है। कौन से राष्ट्रपति आपने तो शायद नहीं देखे क्योंकि आप बहुत छोटे थे। नहीं, मुझे लगता है जाकिर हुसैन जी थे वहाँ पर। अच्छा। जब मेरे दादा रिटायर होते हैं उस टाइम बीबी गिरी थे। अच्छा। राजेंद्र प्रसाद जी थे, बहुत से सभी थे। इन सभी की हेयर स्टाइलिस्ट आपके पिताजी और दादाजी? मुझे अभी याद है, मेरे दादा जाते थे, उनकी एक यूनिफॉर्म होती थी, उनकी साइकिल होती थी, साइकिल के पीछे नाई का जो डब्बा होता है ना, बॉक्स होता है, वो होता था, वो जाते थे। देखा इतना सिंपल, बस यही था। मुझे तो लग रहा है कि मतलब राष्ट्रपति भवन तो बड़ी कैची भी बड़ी, ये सब कुछ कितना। देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर जो लोग रहते हैं वो है 10,000 लोग हैं, वो वहीं रहते हैं। तो 400 ज्यादा स्टेट है, वो 400 ज्यादा कमरे, अब वो स्टेट है। अच्छा, आपने वो जगह देखी कि जिस कमरे में आपका जन्म हुआ, ये सारी चीजें आपने? मैं पैदा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। हाँ। लेकिन हम लोग वहाँ रहते थे, एक ब्लॉक था, वहाँ ब्लॉक होते हैं, 12 नंबर ब्लॉक था हमारा, मकान का नंबर था 32 नंबर। मैं वहाँ पैदा हुआ। अच्छा, ऐसे करने से बालों का कुछ होता है क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है, साइंटिफिक है, हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग रब करते हैं ना, इसके अंदर हीट जनरेट होती है, तो हो सकता है कि बाल आ जाए, बिकॉज हीट जनरेट हो रही है। जैसे मैंने प्याज का बोला, प्याज क्या कर रहा है, हीट तो जनरेट कर रहा है, हो सकता आ जाए। लेकिन इसको कितना टाइम करना पड़ेगा ये नहीं पता किसी को। हो सकता है यंग एज के अंदर जल्दी आ जाए, ओल्ड एज के अंदर टाइम लगे, आ सकते हैं। इसमें कोई कुछ मैं इसको ना नहीं बोलूंगा। मैं 2-3 चीजें और जानना चाहूँगा। बालों की तो हमने ऊपर वाली बात, ये जो बियर्ड है, बियर्ड कई दफा सफेद हो जाती है और बाल एकदम काले रहते हैं ऊपर वाले, तो ये बियर्ड को कैसे करें? आज रिसेंटली होना शुरू हुआ है। हम इसे बहुत सारे प्रोडक्ट लगा रहे हैं, आपने देखा जेल लगा रहे हैं, वैक्स लगा रहे हैं। ये जो चीजें हैं ना, अगर आपको लगानी नहीं आती हैं, बाल ग्रे करेगा। पहली बात तो ये है कि हम लोग देसी लोग हैं, हमारी स्किन ब्राउन है, हमारी बियर्ड बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। क्योंकि काले बाल, ब्राउन स्किन, तो हमारा फेस बहुत डल नजर आता है। तो अगर आप बियर्ड रखना चाहते हैं, रखिए, माने, लेकिन इसको अच्छा ग्रूम कीजिए। जैसे बाल करता है मे बी वंस इन अ मंथ, बियर्ड की ग्रूमिंग होती है वंस इन अ वीक। तो आपको ना अच्छी ग्रूम करना पड़ेगा उसको, और कम से कम प्रोडक्ट यूज कीजिए। जितना कम प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, इतना अच्छा बियर्ड नजर आएगा। ये जो पैची बियर्ड होती है, इसका आंसर कोई नहीं है। ये जो आजकल जो ट्रीटमेंट्स हो रही है, ठीक है कि नहीं है? भगवान जी ने ऐसा कोई तरीका निकाला नहीं है आज तक कि जो नेचुरल करते हैं। प्लीज, भगवान की पावर आप कैसे ले सकते हो आप? आई नो सालों वाले बोलते हैं पॉसिबल है, भगवान पे भरोसा करो ना। क्योंकि मैं सर देख रहा हूँ, जब से परमेश वर्मा ने ये ट्रेंड चलाया है बियर्ड रखने का, तब से हर लड़के का सपना है। ये ट्रेंड निकला है, कोविड ने निकाला है। तो ये ट्रेंड कोविड ट्रेंड है। 6 महीने लोग इतने लेजी थे, घर में सोते रहते थे, लेजी हो गए थे, दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई थी, बाल लंबे हो गए थे, तो ये कोविड ट्रेंड है। एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, बाल काटने से नुकसान है? क्योंकि कई दफा लोग इस वजह से कि मान लीजिए आपने हेयर कट करवा लिया, बाल काटने से नुकसान नहीं है, चेस्ट हेयर हटा दिए तो वो जल्दी उगेंगे, बढ़ेंगे। सर जी, बाल काटने से नुकसान नहीं है। हाँ प्लीज, आप चेस्ट क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बाल तो ग्रो करना, वो वापस आता रहेगा। हाँ, लेकिन ये होता है कि अगर आप बाल कटाएंगे नहीं, हमारे बालों में स्प्लिट एंड हो जाएंगे। जब स्प्लिट एंड होते हैं ना, बाल ऐसे ग्रो नहीं करते, नीचे की तरह ऊपर की तरह ग्रो करते,
तो बालों को कटवाना बहुत जरूरी है। तो अगर चेस्ट हेयर क्लीन कर रहे हैं आजकल हम जिम में नो हार्म, लेकिन ग्रोथ तेजी हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लगता है क्योंकि कहाँ आपने देखा लेकिन बालों की ग्रोथ 1 महीने में आधे इंच की होती है। वो हमारे सर के बाल हो, हमारी चेस्ट के बाल है, सेम चलेगा। अच्छा, तो उसको आप उसको चेंज नहीं कर रहे। एक चीज और जानना चाहूंगा, आजकल केमिकल्स बहुत चल रहे हैं, मतलब सॉरी स्प्रे चल रहे हैं, ये नुकसानदायक है फॉर स्किन? नुकसानदायक हो सकता है अगर आपको उसको लगाने का तरीका नहीं आता। तरीका सीखना जरूरी है। देखिए, ट्राई कीजिए, जितनी भी जो भी केमिकल हैं, जितने भी हमारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारी स्किन हमारी स्कैल्प को टच ना करे बस। अगर उसको टच नहीं करेगा ना, दे आर सेफ। और अगर टच किया, ये ब्लॉक कर देगा, और जब ब्लॉक करेगा ब्रीदिंग खत्म हो जाएगा, ब्रीदिंग खत्म हो जाएगी, हमारी स्किन हमारी स्कैल्प को डैमेज करेगा। क्योंकि आजकल जेन जी हैं, मिलेनियल्स है, ये हम सब लोग इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा देखते रहते हैं, तो आजकल एक सर जी इंस्टाग्राम छोड़ो, जावेद हबीब को सुनो। वो बेच रहा है, मैं दे रहा हूँ। मैं एक स्पॉन्सर मतलब एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो स्प्रे देते हैं और आप उसको ऐसे लगाइए, स्प्रे आएगा, फोम ऐसा क्रिएट होगा, उसको क्लीन कीजिए, आपका चेस्ट हेयर क्लीन हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नुकसानदायक हो सकता है आपके नजरिए से। हो सकता है अगर आपको उसको करने का तरीका नहीं पता। देखिए, मेन चीज क्या है, उसका प्रोसेस। हमें उसका प्रोसेस सीखना चाहिए। नुकसानदायक कुछ नहीं है, हमें इसका प्रोसेस सीखना चाहिए। शैम्पू करने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा, तेल लगाने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा, केमिकल कराने का प्रोसेस सीखना पड़ेगा। और ये क्या है, ये साइंस है। और साइंस कैसे आएगी? थ्रू एजुकेशन। तो मतलब एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एनी प्रोफेशन। वैक्स करवाने से कोई नुकसान? कुछ नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि इतने सारे मिथ है, मैं सोच रहा हूँ सारी चीजें आपसे पूछूं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं सब। Trust your professional and go to a good place. A good place doesn't mean just Javed Habib. Go to a good place and trust that professional who's well trained. और जिस दिन वो well trained के पास जाएंगे ना, नुकसान नहीं है किसी चीज में। एक और सवाल कर लेता हूँ, जिनके बाल बिल्कुल जा चुके हैं, एकदम क्या कहूँ, अनुपम खेर जैसे हो चुके हैं, देखिए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? बाल टूटने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक कोई डिजीज हो सकती है, जैसे कैंसर में बात करेंगे, जब हम लोग कीमो करते हैं, हमारे बाल निकल जाते हैं, लेकिन बाल आते हैं दोबारा, बाल आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। नंबर 2, रॉन्ग केमिकल। कभी कभी रॉन्ग केमिकल हमारे बालों को निकाल देता है, वो बाल कभी वापस नहीं आएगा। मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बाल में रॉन्ग केमिकल हो गया, आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन डिजीज के बाल वापस आ सकते हैं। ठीक है। तीसरा, रॉन्ग प्रोडक्ट्स। लेकिन वो बाल निकालता, वो बाल को थिन करता है, और जो बाल थिन हो गया, क्योंकि आपने उसको बहुत लंबे टाइम के लिए लगाया है, तो बाल थिन हो जाएगा पूरा, लेकिन वापस नहीं आएगा वो। तो जिनका एकदम जो सिर चिकना हो गया घड़े की तरह, तो उनके वापस आना बेहद मुश्किल है। देखिए, मेरा प्याज का जूस ट्राई कीजिए, प्याज का जूस इसको ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि 99% लोगों के बाल आते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। मतलब आते हैं, अगर 100 नहीं तो 50 आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। चलिए, कम से कम किसी के बाल अगर नहीं है, अगर 50 भी हैं, तो बहुत खुश हो जाएगा। कंघी तो कर लेगा, एटलीस्ट कंघा तो बिकेगा। कंघा बिकेगा। एक चीज और जानना चाहूंगा सर मैं, मेरा क्वेश्चन, जेएनयू से आप पढ़े हैं। जेएनयू मतलब देश के सबसे नामचीन यूनिवर्सिटीज में से एक, विश्व में भी है वो, इसको नया कोई खिताब मिला है, कोई अच्छी रैंकिंग में वो आया है। जेएनयू ने आपको कितना बदला? देखिए, मुझे 3 चीजों ने बहुत चेंज किया। सबसे पहले जेएनयू, क्योंकि वहां मैंने 4-5 साल गुजारे, वहां की जो एनवायरनमेंट थी ना, उसने मेरी थिंकिंग को चेंज किया। उससे पहले मैं बहुत शाई था, बहुत टिमिड था, बहुत ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, उसने मुझे चेंज किया। उसके बाद में जब मैं लंदन जाता हूँ, उसने मुझे चेंज किया, उसने मुझे ग्लैमरस बना दिया। वाह। उसने मुझे बोलना सिखा दिया, ज्यादा बोलना सिखा दिया। उसके बाद में जो मैंने मैकडोनल्ड ज्वाइन किया, उसने मुझे सबसे ज्यादा चेंज किया। मैकडोनल्ड ने मुझे क्या सिखाया? आप कोई भी धंधा करो, सिस्टम ड्रिवन धंधा करो। तो मैंने वहां सिस्टम डाले। तो मेरी ग्रोथ के अंदर, मेरी ब्रांडिंग के अंदर, मेरे प्रोग्रेस के अंदर 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जेएनयू, लंदन, मैकडोनल्ड। तभी मैं क्या बोलता हूँ, मुझे बालों का मैकडोनल्ड बनना है। बालों का मैकडोनल्ड। आपने जेएनयू में पढ़ाई करी, जेएनयू ने आपको काफी बदला। जेएनयू पे जब सवाल उठे, बहुत सारे सवाल उठे, तो आपका उस वक्त क्या कहना है? मतलब आज आपको क्या लगता है कि जेएनयू को इस तरीके से बदनाम करना है, उसका अपने प्रोफेशन के सिवा कुछ सोच नहीं पाता हूँ। अब हैरानी की बात ये होगी कि मैं जेएनयू, अभी आप सोचिए, मैंने जेएनयू छोड़ा था 86 के अंदर, मैं 30 साल में वापस भी नहीं गया, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी टीचिंग में इतना पागल था, मुझे इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता था। मेरे लिए सिर्फ वो नॉलेज थी कि जेएनयू में ये हो रहा है,
लेकिन मैं उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाता था। एक दो सवाल सर में काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि मैं इस समाज को काफ़ी अंदर से देख रहा हूँ, आप भी बहुत गहराई से इस समाज को जानते हैं। आजकल हमारे यहाँ पर धर्म का बड़ा ज़्यादा विवाद मुझे महसूस नहीं हुआ कभी भी आज तक। आपको नहीं हुआ? मैं कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को इस कंट्री का पार्ट बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर पार्ट बन जाएंगे ना, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि सर हो ये रहा है आजकल, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो जब किसी और समाज में, खासतौर पर सीधे बोल दो, जब मुस्लिम समाज के लोग इधर, मुस्लिम हिंदू, ऐसा चल रहा है कि आजकल QR कोड देखकर भी हम दुकानों को चुन रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। आई थिंक मुझे लगता है कि इसके अंदर पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा रोल है, बट हम भारतीय एज ए ह्यूमन, शायद हमारे दिमाग में वो चीज़ें हैं नहीं, बट मुझे महसूस नहीं हुआ आज तक। देखिए मेरी 120-25 सिटी में सैलून चलती है ना, मेरा 80% क्लाइंटल हिंदू समाज से ही आता है। सही है। तो मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। एक सर आपके साथ में जो विवाद चला था, वो आपको बहुत अच्छे से आज जो थूकने वाला कुछ चला था उस पर बाद में क्लैरिटी आई, लेकिन वो तब से एक ट्रेंड टाइप का चल गया। फिर उसके बाद कोविड में तो काफी सारे मीडिया हाउसेस में नहीं चला दिया, वो थूक जिहाद करके जोड़ देता है। इस पे आपको क्या क्लैरिटी, क्या ये पॉलिटिक्स है। देखिए मेरा जो विवाद था वो तो मैं स्टेज पे शो कर रहा हूँ। जब स्टेज पे शो करते हैं, सेमिनार करते हैं ना, समटाइम यू नीड टू एक्ट, बिकॉज 4-5-6 घंटे आपको पूरा शो हैंडल करना पड़ता है। तो एक तरह का वो एक्ट था। आई थिंक उसको किस तरह दिखाया गया वो हम सब जानते हैं, बट वो एक तरह की एक्टिंग थी। और ऑफकोर्स सर्दी का मौसम था, तो वो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर इतनी फॉग होती है, तो ऐसा लगता था कोई ऐसा कर दिया। आई थिंक इट वाज जस्ट एन एक्ट। बट मैंने इसके लिए माफी मांग ली थी, जो भी हुआ है, बट मैंने इसके लिए माफी मांग ली, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। पहली बात तो ये है, अगर लोगों को फील होता है, आपने रिग्रेट किया था इस बात पे। तो मैं बस अभी आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको जाति आड़े आ जाती है, कभी घर आड़े आ जाता है, मान लो कोई रिच फैमिली से है वो उसका, लेकिन उसका मन है कि वो एक हेयर स्टाइलिस्ट बने, लोगों के चेहरे को संवारे, लोगों के स्टाइल को संवार दे, वो इस फील्ड में कैसे? देखिए पहली बात तो ये, यू नीड टू टेक ए डायरेक्शन। नंबर 1, डायरेक्शन लेने के लिए डायरेक्शन में टाइम लगता है। अब अच्छा बन जाऊं, अच्छा पैसा कमा लूं, इससे इज अ जर्नी। तो पहले एक डायरेक्शन लीजिए कि मुझे ये करना है। अब उसका तरीका क्या है? पहले अपने आप को एजुकेट करो। डोंट गो टू अ सैलून। हमें ऐसे खड़े हो कि आप बाल काटना सीख नहीं सकते, बिकॉज मैंने क्या बोला, ये स्किल है, तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो पहले डायरेक्शन लो कि यस मुझे हेयर एक्सपर्ट बनना है, मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, मुझे नाई का काम आगे लेकर चलना है। एक प्रॉपर कोर्स करो। वो कोर्स हमारा हो सकता है, बिकॉज इफ यू आर ए फ्रेशर, कम से कम लंबा कोर्स करो, कम से कम 6 महीने का कोर्स करो। उसके बाद में यू स्टार्ट वर्किंग इन ए सैलून ऑन ए जूनियर लेवल। ठीक है, बिकॉज हेयर ड्रेसिंग इज लाइक ए लैंग्वेज। जितना आपका हाथ चलेगा आप इतना अच्छा बनेंगे। ठीक है, तो ये मैं मानता हूँ ये 5 साल का एक प्रोसेस है, और 5 साल के अंदर यू कैन डू वंडर्स, और आपका काम उन सब का माइंड चेंज कर देगा। कमाई कितनी हो सकती है? कमाई कितनी हो सकती है? बहुत अच्छी चीज पूछी है। अगर आपने मेरे यहाँ 50,000 रुपए फीस दी है 3 महीने के कोर्स के लिए, नेक्स्ट 3 महीने में आप कमा लेंगे पूरा। और दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है कि जहाँ ROI आपकी 3 महीने में वापस आती है, इतनी जल्दी रिटर्न। आप सोचो ना, आपने 3 महीने का कोर्स किया, 50,000 रुपए दिए, नेक्स्ट 3 महीने 50,000 आपने कमा भी लिया। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन है क्या? बिल्कुल नहीं। आप नाई का काम बोलते हो? नहीं, आपका घर चल रहा है, काफी सम्मानजनक शब्द है। आपका घर चल रहा है, आपकी फैमिली ग्रो कर रही है, आपकी फैमिली हेल्दी है। अगर आप सब हेल्दी हैं, आपकी सोसाइटी हेल्दी है, आपकी सोसाइटी हेल्दी है, आपकी कंट्री हेल्दी है। आप उसको शर्म वाली बात कर रहे हैं? आप एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं अपनी एक कंट्री के लिए, और वो कंट्री क्या है? अपने आप को अच्छा बनाओ पहले। अगर हम अच्छे होंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। और आप कंट्री से बड़ा प्यार करते हैं, इस बात का मैं उदाहरण दे दूं, सर के व्हाट्सएप पे डीपी भी देश का तिरंगा लगा हुआ है। देखिए इस कंट्री ने मुझे सब कुछ दिया है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? 80% मेरा क्लाइंटेल भी तो समाज का है ना, समाज का। मेरे पार्टनर हैं 80-90% उसी समाज के हैं। और हम लोग इस कंट्री में पैदा हुए हैं, मेरे दादा इस कंट्री में पैदा हुए हैं, मेरे दादा के दादा इस कंट्री में पैदा हुए हैं, तो हम तो भारतीय हैं, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। तो ये थे हमारे साथ जावेद हबीबी सर, जिनसे आज हमने बालों की जादूगरी से लेके बाल की खाल तक आज पूरी निकाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतना टाइम दिया और मेरे हर सवाल का जवाब दिया, चाहे वो लोगों के दिमाग में जो मिथ थे, सत्य थे, सारी चीजें आज मैंने आपसे पूछ ली। सच्चाई बोली है, सच्चाई है। और जब सच्चाई बोलते हैं ना, सोचने की जरूरत नहीं है।
आपके दिल से निकलती है वो। दिल से निकलती, क्योंकि आपने एक चीज ये भी कि आपने कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं किया खुद का, ये बड़ी अच्छी चीज निकल के सामने। मेरा प्रमोशन पता है क्या है? नाइस समाज। नाइस समाज। तो नाइस समाज को नाइस समाज बना रहे हैं हमारे जावेद हबीब सर। थैंक यू सर। प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू।